नमस्कार, स्वागत है आप सब लोगों का मेरे चैनल स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच पे। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं यूपी ट्रिपल एससी के जो प्रैक्टिस सेट है वो मैं लेकर आया हूँ आप सब लोगों के सामने, और इसमें 2 सब्जेक्ट्स होंगे, पॉलिटी और हिस्ट्री। तो आइए चलते हैं अपने पहले प्रश्न के ऊपर। केंद्र और राज्य का संबंध निम्नलिखित में से किस अनुसूचियों में शामिल है? 7वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 9वीं या 10वीं अनुसूची? तो ये जो केंद्र और राज्य का संबंध है ये बेसिकली 7वीं अनुसूची में है। तो 7वीं अनुसूची में क्या है? यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है और कंकरेंट लिस्ट है। ये तीनों बांट दिया गया है कि कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जिस पे यूनियन मतलब केंद्र सरकार कानून बनाएगी, किस पे राज्य सरकार बनाएगी, और कौन है जो समवर्ती सूची में है मतलब दोनों ही कानून बना सकते हैं, सेंटर भी और स्टेट भी। तो यूनियन लिस्ट में अभी का अगर देखा जाए तो फिलहाल 98 ऐसे मुद्दे हैं जिस पे यूनियन कानून बना सकती है, जबकि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 100 था। स्टेट लिस्ट में अगर देखा जाए तो अभी 59 मुद्दे हैं, जबकि ओरिजिनल में 66 था। और कंकरेंट लिस्ट में अभी लगभग 42 हैं, ओरिजिनल में 47 था। तो 7वीं अनुसूची ही है वो जिसमें केंद्र और राज्य के संबंध के बारे में बात किया गया है। अब आइए चलते अपने दूसरे प्रश्न के ऊपर। भारत के संविधान में आपातकालीन प्रावधानों मतलब इमरजेंसी प्रोविजंस को शामिल करने का विचार कहाँ से लिया गया है? कौन से देश से? यूएसए से, यूएसएसआर से, जर्मनी से या यूके से? उस समय यूएसएसआर था, अभी नहीं है, अब ये रसिया हो गया है। यूएसएसआर का विघटन हो गया था 90s में, तो अब सिर्फ रसिया बचा है, बाकी के देश अलग हो गए हैं। तो आपको बताना है इन चारों में कौन सा ऑप्शन सही है। तो जो इमरजेंसी प्रोविजंस है वो लिए गए थे जर्मनी से। बाकी अगर और प्रोविजंस की बात करें तो जैसे कि हमारे संविधान में जो सबसे मेन है वो है फंडामेंटल राइट्स, ये हम लोगों ने लिया है यूएसए से, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। अगर बात करें रूल ऑफ लॉ, कानून का राज, तो ये हम लोगों ने लिया है यूके से। या तो बात करें कि अमेंडमेंट मतलब संशोधन कैसे करना है कानून में, तो ये हम लोगों ने लिया है साउथ अफ्रीका से। तो इस तरीके से हम लोगों ने अलग अलग प्रोविज़न्स अलग अलग कंट्रीज से लिया है, जिसमें आपातकालीन प्रोविज़न्स जो है जिसके जिक्र किया जा रहा है वो हम लोगों ने लिया है जर्मनी से। बेसिकली इसमें क्या होता है, फंडामेंटल राइट्स मतलब छीन लिए जाते हैं, मतलब टेम्पोररी सस्पेंड हो जाते हैं जब इमरजेंसी लगा होता है तब। अब बात करते हैं तीसरे प्रश्न के बारे में। यह कौन तय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? तो धन विधेयक होता है आर्टिकल 110। तो धन विधेयक बेसिकली होता है कि सरकार डिसाइड करती है कि किस पे कर लगाना है या नहीं लगाना है। तो ये बहुत ही बेसिक मुद्दे होते हैं। तो ये कौन डिसाइड करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है? क्योंकि दोनों का पास करने का तरीका अलग अलग होता है कि कैसे उसको पार्लियामेंट से पास किया जाएगा। तो इसको विपक्षी नेता डिसाइड करते हैं, प्रधानमंत्री डिसाइड करते हैं, लोकसभा स्पीकर डिसाइड करते हैं या वित्त मंत्री डिसाइड करते हैं। तो कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं ये डिसाइड करते हैं लोकसभा के स्पीकर, ये डिसाइड करते हैं। तो इसमें क्या है, धन विधेयक में ये केवल मतलब लोकसभा में ही ये आता है, ये विधेयक केवल लोकसभा में, राज्यसभा में ये नहीं जाता है। और इसको क्या है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है विधेयक, इसीलिए इसको राष्ट्रपति जी जो हैं, क्योंकि कोई भी विधेयक पास होने के बाद वो राष्ट्रपति के पास जाता है साइन होने के लिए ऑब्वियसली। तो इसको क्या है, राष्ट्रपति पुनः विचार के लिए भी इसे वापस नहीं भेज सकते हैं पार्लियामेंट को। तो ये सिर्फ लोकसभा में ही आता है। अब बात करते हैं अपने चौथे प्रश्न के ऊपर। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? आर्टिकल 32 राष्ट्रीय आपातकाल से, संपत्ति का अधिकार से, जीवन जीने का अधिकार से या संवैधानिक उपचारों का अधिकार से? किससे संबंधित है आपको बताना है आर्टिकल 32। तो जैसा कि हम सब लोग जान रहे हैं कि फंडामेंटल राइट जो है वो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक है, और ये आर्टिकल 32 की बात हो रही है, मतलब ये फंडामेंटल राइट ही है और ये फंडामेंटल राइट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं संपत्ति का अधिकार, ये अब फंडामेंटल राइट नहीं है, इसे हटा दिया गया है, ये अब एक लीगल राइट बन गया आर्टिकल 300A के तहत। राष्ट्रीय आपातकाल ये आर्टिकल 352 में है, तो ये भी नहीं होगा। जीवन जीने का अधिकार ये या तो फिर ये, इन दोनों में कोई एक हो सकता है। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, मतलब संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसमें क्या होता है कि आपके पास टोटल अभी 6 फंडामेंटल राइट है, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 7 थे, ये जो राइट टू प्रॉपर्टी है इसे हटा दिया गया तो अभी 6 हैं। तो आपके जो फंडामेंटल राइट हनन होते हैं, अगर सरकार उसे आपसे छीनती है तो
तो कोर्ट मूव करने का अधिकार भी एक फंडामेंटल राइट ही है, इसीलिए इसे कहा जाता है हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब ये संविधान का दिल और आत्मा है, आर्टिकल 32। अब बात करते हैं पांचवें प्रश्न के बारे में। कर्नाटक के संसदीय सीटों की संख्या कितनी है? यहाँ पे संसदीय सीटों की संख्या पूछ रही है, और संसद में क्या है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों ही आते हैं संसद की अगर बात करें तो। लेकिन यहाँ सीट होते लोकसभा और राज्यसभा में, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है राज्यसभा में कितनी सीटें हैं कर्नाटक से। तो कर्नाटक से यहाँ पे सीटें ऑप्शंस है 11, 12, 13 या 18। तो अगर कर्नाटक की बात करें तो वहाँ से राज्यसभा की टोटल 12 सीटें हैं कर्नाटक से। जहाँ सबसे ज़्यादा हैं वो हैं उत्तर प्रदेश, जहाँ पे हैं 31 सीटें हैं राज्यसभा में। और यूपी से अगर लोकसभा की बात करें तो 80 सीटें हैं, सबसे ज़्यादा यहाँ से लोकसभा से भी और राज्यसभा में भी, दोनों में ही यूपी से सबसे ज़्यादा सीटें हैं। अगर और कुछ स्टेट्स की बात करें तो जैसे कि 11 सीटें एमपी की भी हैं और गुजरात की भी हैं और आंध्र प्रदेश की भी हैं। इन तीनों राज्यों की राज्यसभा में 11 सीटें हैं। अगर बात करें वेस्ट बंगाल और बिहार की तो इन दोनों राज्यों से 16 सीटें हैं। इस तरीके से आप सीटों की संख्या याद रखें राज्यसभा और लोकसभा में किसकी कितनी सीटें हैं, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। छठे प्रश्न पे आते हैं। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के संयुक्त सत्र से संबंधित है? मतलब कब ज्वाइंट सेशन जो बुलाया जाता है पार्लियामेंट का, तो किस आर्टिकल के थ्रू बुलाया जाता है? आर्टिकल 108 मतलब 108, अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 112 या अनुच्छेद 115। तो ये जो ज्वाइंट सेशन है ये आर्टिकल 108 के थ्रू बुलाया जाता है। तो आज तक ज्वाइंट सेशन एक्चुअली 3 बार बुलाया गया है, 3 बार बुलाया गया है ज्वाइंट सेशन। और ये ज्वाइंट सेशन है, इसको मतलब जो प्रिसाइड करते हैं, तो इसके जो अध्यक्ष होते हैं ज्वाइंट सेशन के, वो होते हैं लोकसभा के स्पीकर। अगर ये बाई चांस अगर नहीं रहेंगे तो लोकसभा के डिप्टी स्पीकर इसका अध्यक्षता करते हैं ज्वाइंट सेशन का, और इसे बुलाया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। प्रेसिडेंट के द्वारा ज्वाइंट सेशन को बुलाया जाता है। आज तक ये सिर्फ 3 बार बुलाया गया है। एक अगर पहली बार बात करें तो 1961 में बुलाया गया था, डाउरी प्रोहिबिशन मतलब दहेज प्रथा को प्रोहिबिट करने के लिए, मतलब रोकने के लिए, इस बिल को पास करने के लिए बुलाया गया था 1961 में। फिर अगर दूसरी बार बात करें तो ये बुलाया गया था बैंकिंग सर्विस कमीशन को रिपील करने के लिए, मतलब हटाने के लिए बुलाया गया था 1978 में। और तीसरी बार जो बुलाया गया था वो बुलाया गया था 2002 में, जब पोटा लाया गया था, प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट बिल जो था उसको पास करने के लिए। बाद में पास होने के बाद एक्ट बन गया था, तो प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटीज़ ये बन गया था। तो 2002 में ये तीसरी बार बुलाया गया था ज्वाइंट सेशन। तो आज तक सिर्फ 3 बार बुलाया गया है। अब 7वें प्रश्न के बारे में बात करें। संसद के प्रत्येक सदन के 2 सत्रों के बीच में अधिकतम अंतराल कितना हो सकता है? 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने या 1 साल? तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि संसद का 1 साल में 3 सत्र होता है। पहला जो होता है वो होता है बजट, दूसरा जो होता है वो होता है मॉनसून, तीसरा जो होता है वो होता है शीतकालीन सत्र, विंटर सेशन। ये 3 सत्र बुलाया जाता है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि 2 सत्रों के बीच में मैक्सिमम गैप कितना हो सकता है? तो वो है, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, 6 महीने तक मैक्सिमम आप गैप ले सकते हैं। अब 8वें प्रश्न के बारे में बात करते हैं। कौन सी अनुसूची भारत संघ की राजभाषा से संबंधित है? जो ऑफिशियल लैंग्वेज है भारत की, वो कौन सी अनुसूची में उसका वर्णन है? 7वीं अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में, 9वीं में या 10वीं अनुसूची में? तो भारत की राजभाषा जो है, संघ की राजभाषा, वो है 8वीं अनुसूची में इसका वर्णन है। तो जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था 1950 में जो लागू हुआ था, उसमें क्या है, टोटल 14 ऑफिशियल लैंग्वेजेस थी, लेकिन अभी के डेट में 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हो चुकी है। तो इसमें क्या है, 14 के बाद जो पहली बार बदलाव हुआ था वो इसमें एक सिंधी भाषा जुड़ गया था 1967 में। फिर उसके बाद क्या हुआ, 4 कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, इन 3 भाषाओं को जोड़ा गया था 1992 में।
सब किया गया था संविधान में संशोधन करके। फिर तीसरी बार जो हुआ था उसमें बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, इन चारों भाषाओं को जोड़ा गया था 2003 में। तो 4 2003 में जुड़े, 3 1992 में जुड़े और 1 1967 में जुड़े, तो टोटल 8 जुड़े। तो 14 और 8 मिलाकर हो गए 22। तो अभी 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं इंडिया के। तो ये ईयर ज़रूर ध्यान रखिएगा कब कब जुड़े थे। 2003 में ये जुड़े थे, 1992 में और 1967 में। अब 9वें प्रश्न के बारे में बात करते हैं। भारत में चुनावों में सबसे पहले नोटा विकल्प का प्रयोग किस वर्ष में किया गया था? 2013 में, 2014 में, 2017 में या 2019 में? नोटा का फुल फॉर्म होता है नन ऑफ द एबव। मतलब कि आप चुनाव में वोट देने गए हैं और आपको कोई भी कैंडिडेट पसंद नहीं है, तो आप वहाँ पे एक ऑप्शन रहेगा नोटा, आप वो चुन सकते हैं, मतलब नन ऑफ द एबव। तो ये नोटा का ऑप्शन इसलिए लाया गया कि मान लीजिए अगर आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी में 3 लोग खड़े हैं और ये दोनों ही आपको पसंद नहीं है और तीसरा भी आपको कुछ खास नहीं लगता है, तो आप क्या करते हैं, नोटा को चुनते हैं। तो इससे ये होता है कि जो लोग चुनाव नहीं लड़ रहे हैं उनमें हिम्मत आती है कि मान लीजिए इन्हें 15% वोट मिला और इन्हें भी लगभग वही 16% वोट मिला, इन्हें भी 12% वोट मिला, इस तरीके से। तो ये जो विजेता हो गए 16%, लेकिन बाकी के जो वोट थे वो सारे अगर नोटा को पड़े हैं, तो अगर कोई थर्ड पर्सन है वो ये देखकर समझता है कि अगली बार चुनाव में बदलाव हो सकता है, कोई नया व्यक्ति यहाँ से चुनाव लड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पे नोटा वोट बहुत पड़े हैं, मतलब नन ऑफ द एबव, मतलब बहुत सारे ऐसे वोटर थे जिनको इनमें से तीनों में से कोई पसंद नहीं था, तो इसलिए वो नोटा चुने हैं। तो बदलाव होने के चांसेस वहाँ पे बढ़ते हैं। तो ये जो पहली बार था वो नोटा लागू किया था 2013 में। उस समय स्टेट के इलेक्शंस चल रहे थे, एमपी में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, दिल्ली में, इन जगहों पे वहाँ पे चुनाव चल रहा था। तो पहली बार 2013 में नोटा ऑप्शन को लागू किया गया था। अब बात करते हैं 10वें प्रश्न के बारे में। भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना या 8 महीना? तो भारत के राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करते हैं वो जारी करते हैं आर्टिकल 123, मतलब आर्टिकल 123 के थ्रू इनको पावर मिलता है संविधान से कि वो अध्यादेश जारी कर सकते हैं। और सेम अगर राज्यपाल की बात करें तो वो आर्टिकल 213 के थ्रू अध्यादेश जारी कर सकते हैं राज्यपाल। तो इसका जो मैक्सिमम टाइम है वो है 6 महीना तक ही वो अध्यादेश रह सकता है। उसके बाद वो या तो ख़त्म हो जाएगा या तो आपको पार्लियामेंट से उसे पास करवाना पड़ेगा। अगर सेंटर में है तो पार्लियामेंट में, और अगर स्टेट में है तो फिर स्टेट की जो असेंबली है वहाँ से आपको पास करवाना पड़ेगा। आइए अब बात करते हैं 11वें प्रश्न के बारे में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की सर्वप्रथम किस मुसलमान ने अध्यक्षता की? तो आपको बताना है आईएनसी का जो फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे उनके बारे में आपको बताना है। लियाकत अली खान थे, सर सैयद अली खान थे, मौलाना आज़ाद थे या बदरुद्दीन तैयब जी थे? तो आपको बताना है कौन से पहले आईएनसी के मुस्लिम अध्यक्ष थे। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, बदरुद्दीन तैयब जी आईएनसी के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे और ये बने थे 1887 में। मतलब तीसरा जो अधिवेशन हुआ था उसी में इनको आईएनसी का प्रेसिडेंट बनाया गया था। अब अगर पूछा जाए फर्स्ट इंग्लिश मैन, मतलब फर्स्ट अंग्रेज कौन थे, तो वो थे जॉर्ज यूल, ये थे फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट। अगर बात किया जाए फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट कौन थी, तो ये थी एनी बेसेंट। अब अगर बात किया जाए फर्स्ट इंडियन फीमेल कौन थी, तो वो थी सरोजनी नायडू। तो ये सब कुछ ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं 12वें प्रश्न के बारे में। बंगाल का विभाजन जो कि 1905 में हुआ था, तो उस समय ब्रिटिश वायसराय कौन थे जिनके द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया था? लॉर्ड मिंटो थे, लॉर्ड कर्जन थे, लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे या लॉर्ड हार्डिंग थे? तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन उस टाइम पे बंगाल के ब्रिटिश वायसराय थे, एक्चुअली ब्रिटिश वायसराय थे, तो यही थे, लॉर्ड कर्जन थे। अब बात करते हैं 13वें प्रश्न के बारे में। ब्रिटिश भारत सरकार ने बंगाल के विभाजन को लागू करने की निर्णय की घोषणा कब की थी? 7 अगस्त 1905, 19 जुलाई 1905, 16 अगस्त 1905 या 1 सितंबर 1905?
तो जो घोषणा किया गया था वो किया गया था 19 जुलाई 1905 को घोषणा किया गया था। और एक्चुअल में जो पार्टीशन का डेट था वो था 16 अक्टूबर 1905, ये पार्टीशन डे था। 14वां, निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन मतलब जो 1905 में हुआ था के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो बंगाल का जब विभाजन किया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा, तो उस टाइम फिर बहुत आंदोलन हुआ था और उस आंदोलन का नेतृत्व जो किए थे बंगाल में वो थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी। तो यहाँ पे बहुत कुछ किया गया, हड़ताल किया गया था, फिर बहुत सारा प्रदर्शनी किया गया था, फिर फास्टिंग किए थे लोग, फिर बेदिंग इन गंगाज मतलब गंगा में नहाए थे सब मिलकर। बेसिकली एकता दिखा रहे थे कि विभाजन मत करो, हम सब लोग एक ही हैं, क्योंकि बंगाल का विभाजन करके ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल को अलग कर दिया गया था। तो यही सब हो रहा था और उसकी जो मतलब नेतृत्व किए थे वो थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। 15वां, अंग्रेज़ों से आज़ादी के लिए लड़ रहे भारतीयों द्वारा उठाई गई शपथ कि वे सिर्फ भारतीय निर्मित सामानों विशेष रूप से कपड़े का उपयोग करेंगे, तो इस आंदोलन को क्या कहा जाता है? तो इस आंदोलन को कहा जाता है स्वदेशी आंदोलन। कि ये लोग परेशान हो गए थे कि अब ऐसा करते हैं ब्रिटिशों को सबक सिखाने के लिए उनके जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हैं मतलब जो कपड़े हैं खास करके उसको हम लोग यूज़ ही नहीं करेंगे और उसकी होली जला देंगे, बेसिकली उन कपड़ों को जला देंगे और हम लोग अपने स्वदेशी चीज़ों का यूज़ करेंगे। तो इसको स्वदेशी आंदोलन कहा जाता है। 16वां, लॉर्ड कर्जन के बंगाल विभाजन के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा एक मकसद नहीं था? बंगाली राष्ट्रीयता के मूल पर हमला करना, ये तो बिल्कुल मकसद था लॉर्ड कर्जन का। बांटो और शासन करो की नीति, ये भी बिल्कुल मकसद था। ब्रिटिश राज की शक्ति का प्रदर्शन, ये भी मकसद था। सरकार के प्रशासनिक भार को सहज करना, ये मकसद नहीं था। हालांकि ऑफिशियल यही मकसद दिया गया कि बंगाल बहुत बड़ा है इसीलिए विभाजन कर दिया जाएगा ताकि इसका जो प्रशासनिक भार है ये कम हो जाएगा, लेकिन जो मेन मकसद था वो ये तीनों था। 17वां, इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था? गदर पार्टी, अनुशीलन समिति, अभिनव भारत ग्रुप या हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन? तो इसमें से कौन था जो काकोरी कांड में शामिल था? तो इसमें से ये जो है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यही शामिल थे काकोरी कांड में। तो काकोरी कांड में हुआ क्या था कि एक ट्रेन जा रही थी शाहजहांपुर से लखनऊ, तो बीच में ही एक काकोरी एक स्टॉप पे इमरजेंसी जो चेन होता है उसे खींचकर इन लोगों ने क्या किया था कि पैसे लूट लिए थे। लगभग 4600 रुपये लूट लिए थे। उस समय के हिसाब से 4600 रुपये बहुत ज़्यादा था, तो इसे लूट लिया गया था क्योंकि जो स्वतंत्रता सेनानी थे हमारे उनके पास आर्म्स एम्यूनिशन ये सब का बहुत कमी हो गया था, गोला बारूद का। तो वो सोचे यही पैसे को लूट कर हम लोग जो अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई है उसे जारी रखेंगे। फिर इसमें बहुत सारे लोग शामिल थे। मेन जो थे उनके नाम मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि राम प्रसाद बिस्मिल, फिर अशफाकुल्ला खान, राजेंद्र लाहिरी, चंद्रशेखर आज़ाद, ये सब इसमें शामिल थे जिनको बाद में फांसी भी हुई थी। ये लोग पकड़े गए थे, इनको फांसी भी हुई थी। तो यही थे, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन ही शामिल था काकोरी कांड में। सन 1915 और 16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग की शुरुआत हुई? एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक, तिलक और लाला लाजपत राय, तिलक और बिपिन चंद्र पाल, या तो फिर तिलक और अरविंद घोष। तो जो ये 2 होम रूल लीग मूवमेंट है इसकी शुरुआत की गई थी एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक जी के द्वारा। तो ये जो लोकमान्य तिलक हैं ये किए थे अप्रैल 1916 में बेलगाम में स्टार्ट किए थे, बेलगाम में। और जो एनी बेसेंट जी हैं ये किए थे सितंबर 2016 में, सितंबर 1916 माफ़ कीजिएगा, ये किए थे सितंबर 1916 में और ये किए थे मद्रास में। 19वां, स्वतंत्रता सेनानियों भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को किस वर्ष फांसी दी गई थी? 1929, 1931, 1934 या 1939? तो इनको जो फांसी दी गई थी वो दी गई थी 1931। अगर एग्जैक्ट डेट है तो वो है 23 मार्च 1931 को इनको फांसी दी गई थी। और इनको फांसी दी गई थी लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में, ये इनका नाम आया था, ये लोग फंस गए थे, उसी के थ्रू इन लोगों को फांसी दी गई थी। निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में
क्रांतिकारी नेता नहीं थे। तो जैसा कि दो तरह के नेता थे, एक गरम दल और एक नरम दल, ये दो तरह के नेता थे। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन गरम दल के नेता नहीं थे। चंद्रशेखर आज़ाद ये बिल्कुल थे, गोली बारूद से ही तो ये लेना चाहते थे आज़ादी। सूर्या सेन ये भी थे, भगत सिंह ये भी कहीं ना कहीं थे। जो चौथे बच गए वो हैं गोपाल कृष्ण गोखले, ये नरम दल के नेता थे और ये महात्मा गांधी के गुरु थे। गोपाल कृष्ण गोखले जो हैं ये महात्मा गांधी के गुरु थे। अभी किसी प्रश्न के बारे में बात करते हैं। निम्न में से किस शहर में स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद ने ब्रिटिश पुलिस द्वारा घिर जाने पर खुद को गोली मार ली थी? भोपाल में, इलाहाबाद में, कानपुर में या जबलपुर में? तो वो शहर था इलाहाबाद। इलाहाबाद का अल्फ्रेड पार्क, यहीं पे फंस गए थे चंद्रशेखर आज़ाद। फिर बाद में जब इन्हें कोई रास्ता नहीं दिखा तो इन्होंने आखिरी गोली खुद को मार ली थी और खुद की आत्महत्या कर ली इन्होंने। 22वां, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी द्वारा द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब नामक प्रसिद्ध लेख लिखा गया है? यशपाल के द्वारा, भगवती चरण वोहरा के द्वारा, भगत सिंह के द्वारा या सूर्या सेन के द्वारा? तो ये जो है द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब ये लिखा गया था भगवती चरण वोहरा के द्वारा। 23वां, गदर आंदोलन के नेता कौन थे? लाला हरदयाल, भगत सिंह, मैडम कामा या श्यामजी कृष्ण वर्मा? तो ये जो गदर आंदोलन था उसके जो मेन नेता थे वो एक्चुअली थे लाला हरदयाल। लाला हरदयाल गदर आंदोलन के नेता थे। 24वां, मुक्त भारत समाज की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले, राजगोपालाचारी, वीर सावरकर या अरुणा आसिफ अली? तो ये जो मुक्त भारत समाज है, फ्री इंडिया सोसाइटी, इसकी स्थापना किए थे वीर सावरकर, ऑप्शन सी। 25वां, 1908 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर में किस ब्रिटिश जज पर बम मारा एवं उसे मारने का प्रयास किया जो पहले कोलकाता के मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट थे? तो कर्जन वाइली, किंग्सफोर्ड, जॉन मार्ले या लॉर्ड कर्जन? तो आपको इन चारों में से बताना है कि वो कौन थे। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, वो थे किंग्सफोर्ड। 26वां, अपराधियों के रूप में नहीं बल्कि राजनैतिक बंदियों के रूप में इलाज की मांग करते हुए किस क्रांतिकारी की जेल में 63 या 64, कहीं पे 63 है कहीं पे 64 लिखा रहता है, दिन उपवास के बाद मृत्यु हो गई? जतिन दास, आनंद गुप्ता, पुलिन बोस या विनय बोस? तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा जतिन दास। इन्हीं की मृत्यु हो गई थी 63 दिनों के उपवास के बाद। 27वां, काकोरी कांड मामले में पकड़े जाने के बाद अशफाकुल्ला खान जो थे उनको किस जेल में रखा गया था? फैजाबाद, मद्रास, पटना या वाराणसी? तो इस काकोरी कांड में फंसने के बाद ये जो अशफाकुल्ला खान थे इनको रखा गया था फैजाबाद के जेल में। 28वां, गदर क्रांति आरंभ होने का सबसे प्रमुख कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध आरंभ होना, करतार सिंह सारभा को फांसी देना, कोमागाता मारू घटना या लाला हरदयाल की गिरफ्तारी? तो गदर क्रांति आरंभ होने का जो सबसे मेन कारण था वो था कोमागाता मारू घटना होना। कोमागाता मारू बेसिकली एक शिप का नाम है जो कनाडा से इंडिया आया था और इसे इंडिया में उतरने नहीं दिया गया था। तब सिख भाइयों को पता चला था कि ब्रिटिशर्स एक्चुअली उनके साथ भी नहीं है, तब जाकर गदर क्रांति की आरंभ हुई थी। तो ये घटना थी कोमागाता मारू घटना। 29वां, भारत के भीतर और बाहर दोनों में क्रांतिकारी की सक्रिय भूमिका निभाने वाले एकमात्र भारतीय राजकुमार कौन थे? राजा कुंवर सिंह, राजा महेंद्र प्रताप, छत्रपति शाहू या नाना साहेब? तो ये इकलौते थे वो थे राजा महेंद्र प्रताप, जो कि भारत के भीतर और बाहर दोनों जगह सक्रिय थे। 30वां और आखिरी, निम्न में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था? खान अब्दुल गफ्फार खान, फजलुल हक, मोहम्मद अली जिन्ना या अब्दुल कलाम आज़ाद? तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। मोहम्मद अली जिन्ना ने एक्चुअली महात्मा गांधी जी को रोका था खिलाफत आंदोलन, ये जो मूवमेंट चल रहा था उससे जुड़ने के लिए। तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, प्यार दीजिए, आप लोगों की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच।